बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की सियासी सूरत हाल में कुछ इजाफ़ा इस बात का हुआ है कि इमरान ख़ान कुछ नाराज़ हैं और बल्कि कहना चाहिए कि दिल गिरफ्ता हैं और उन्हें बहुत सदमा है, जिसका इजहार उनके हालिया 2 जलसों की तकरीर के अंदाज से आपने महसूस कर लिया होगा। उसकी वजह यह है कि हाल ही में पिछले हफ्ते एक इजलास हुआ है ऊपर की सतह पर, और आप समझते हैं कि ऊपर की सतह क्या होती है। तो वहाँ इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत और उनके गुड गवर्नेंस के बारे में जो तबसरे किए गए और जो रिमार्क्स दिए गए वो उन तक पहुँच गए, लफ्ज़ ब लफ्ज़ किसी ने पहुँचा दिए। और ज़ाहिर है कोई भी आदमी इस तरह के रिमार्क को सुनकर अपना हौसला, अपना मोराल बरकरार नहीं रख सकता। तो इमरान ख़ान के लिए काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अगरचे उन्हें तसल्ली दी जा रही है कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, आपको कोई हटा नहीं सकता। हालांकि मुतबादिल तो बहुत हैं। जो ताकतें भी इमरान ख़ान को बरसर इक़्तिदार लाई हैं, उन्होंने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा राज फाश कर दिया है, और वो राज ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में हर एक आदमी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। मुझे कल ही एक साहब ने बताया जो हमारे घर में दूध देने आते हैं, उन्होंने बड़े तरीके से और बड़े कॉमिक से अंदाज में मुझसे बात की और कहा कि आप अखबारों में रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं रहा हूँ। तो कहने लगे आपके तल्लुकात होंगे। मैंने कहा इतने तो ज़्यादा नहीं है, क्या काम है? कहना काम मामूली सा है, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनवा दे। मैंने कहा भाई आपको मैं कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनवा दूँ? कहने लगा अगर इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म बन सकता तो मैं नहीं बन सकता। मैं 30,000 महीने में कमाता हूँ और मेरा गुजारा नहीं होता, लेकिन मैं खींच तान कर किसी न किसी तरीके से घर का खर्चा चला रहा हूँ, ज़िंदगी निभा रहा हूँ। और ख़ान साहब जो हैं वो 4 गुना ज़्यादा कर्ज़े लेकर मुल्क नहीं चला रहे। तो साबित हुआ कि मैं उनसे ज़्यादा बेहतर मुल्क चला सकता हूँ। तो मुतबादल का मफरूज़ा खड़ा किया गया था कि इमरान ख़ान का मुतबादिल कोई नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को वो आने नहीं देंगे, जरदारी साहब को भी आने नहीं देंगे। तो फिर पीछे कौन बचता है कि इमरान ख़ान ही है और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये मफरूज़ा जो है ये अपनी मौत आप मर गया है इनकी गुड गवर्नेंस के बाद कि अब तो पाकिस्तान की किसी भी शख्स को, आप किसी रेडी वाले को, किसी मेहनत कश को, किसी क्लर्क को, किसी स्कूल के टीचर को आप वज़ीर-ए-आज़म बना दें, वो कम से कम मौजूदा सतह से तो ऊपर ही जाकर हुकूमत चलाएगा। बहरहाल आमतम सारे मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नवाज़ शरीफ के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने किश्तियाँ जला दी हैं और वो बहुत एतमाद के साथ मैदान में कूदे हैं और तख्त या तख्ता की जंग है, तो इसके पीछे जो इनका एक बहुत ज़्यादा एतमाद है, इसको हम कह सकते हैं कि 100% एतमाद की जो शरह है वो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एतमाद के पीछे क्या किस्सा है? किस्सा कुछ लोग बताते हैं कि उनके पीछे 3 अरब मुल्क हैं, 2 अरब मुल्क हैं और तुर्की है और चीन है। ये सही है कि ये इनके मामलात किसी हद तक हैं और ये असरअंदाज हो भी रहे हैं। और कुछ का कहना है कि अमेरिका है। अमेरिका बतौर मुल्क तो खैर नवाज शरीफ के पीछे नहीं है। अमेरिका ने माजी में सी पैक की वजह से भी और उससे पहले भी नवाज शरीफ का तख्त उलटने में बुनियादी किरदार अदा किया था अमेरिका, इसलिए नवाज शरीफ के पीछे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में कुछ अनासर और कुछ हल्के ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ को मनाए बगैर पाकिस्तान जो है वो अनारकी की तरफ बढ़ रहा है, और ये अनारकी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाएगी बल्कि ख़ित्ते में अमरीकी मफादात को भी मुतासर करेगी। चुनांचे हो सकता है कि अमरीका में ये सोच हो कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से इंगेज किया जाए और साथ में लाया जाए और इस तरह उनकी कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट की जाए। लेकिन अमेरिका बतौर मुल्क, बतौर रियासत नवाज शरीफ को लाना चाहता है, तो ये बात जो है ये करीने क़यास नहीं है। अलबत्ता बाकी मुल्कों की बात मैं आपको बता देता हूँ। उनमें सऊदी अरब है, उनमें कतर है, तुर्की है, चीन है। चारों मुल्क अपनी अपनी जगह पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और अपने अपने हवाले से उनके ख़दशात हैं और शिकवे हैं। सर फ़हरिस्त आप सऊदी अरब को लीजिए। सऊदी हुक्मरानों के सामने इमरान ख़ान की जो शख्सियत साजी की गई थी वो एक बहुत बड़ी मुहिम थी और बड़ी कामयाबी से उन्हें एक बहुत बड़ा लीडर और सफारतकार और मुदब्बर बनाकर दिखाया गया। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो ये मुहिम कामयाब रही और सऊदी हुकाम जो थे वो इस तसर में आ गए कि ये इमरान ख़ान बहुत ही कामयाबी से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा बल्कि सऊदी मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसको एक पहला छोटा सा झटका तब पहुंचा जब इमरान ख़ान बतौर वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और महल में जब सऊदी अरब के जो शाह हैं उन्होंने इमरान ख़ान से कोई बात की, बल्कि इमरान ख़ान ने उनसे बात की, और जब सऊदी शहनशाह जवाब देने लगे तो इमरान ख़ान जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गए। और बहुत उनका एक अंदाज़ था जैसे सरपरस्ताना अंदाज में कोई बॉस अपने मुलाज़िम की बात सुने बगैर आगे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल वही तस्वीर थी जिस पर सऊदी शाह भौचक्का रह गए और सऊदी शाही हलकों में सदमे में रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि इससे पहले किसी भी हुक्मरान ने, चाहे वो अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान जैसा बरादर मुल्क हो, किसी हुक्मरान ने सऊदी शाह के साथ इस तरह का रवैया नहीं अपनाया था।
बहरहाल वो उसकी माफ़ी तलाफ़ी मुतल्लिका हलकों ने कर दी कि वो ना तजुर्बाकार हैं, उनको अभी कुछ प्रोटोकॉल्स का पता नहीं है, लेकिन जो बात दिल में लगी वो तो लगी रह गई। उसके बाद जो हालात हुए वो यमन की जंग के हवाले से हो या दूसरे मामलात के हवाले से हो या इस्लामी ब्लॉक के हवाले से हो, ख़ास तौर पर जो मलाइशिया का इशू था उसने सऊदी अरब को काफ़ी नाराज़ किया। और अब सऊदी अरब उस खिंचावट की उस सतह पर है जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था पहले। उसका अंदाज़ा आप यूँ भी कर लें कि आपने ये खबर सुन ली होगी, पढ़ ली होगी कि सऊदी अरब ने अपने $2 अरब की जो रकम है कर्जे में दी थी वो वापस मांग ली है और अप्रैल तक वो रकम पाकिस्तान ने सऊदी अरब को देनी है। और इनकी कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब कुछ लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अप्रैल में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की कैफियत जो है वो काफ़ी परेशान कुन होगी। ये इतलात भी आ रही हैं कि कतर भी नाराज़ है और वो भी अपना पैसा वापस मांग रहा है। सऊदी अरब और कतर तो खैर पहले भी अभी तक नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदाज़ को और उनकी जो कतर के साथ जो सिफारती मामलात थे उनको पसंद करता रहा है। सऊदी अरब ज़रूर नाराज़ हो गया और उस नाराज़गी में कुछ कसूर नवाज शरीफ का भी है। सऊदी अरब की नवाज शरीफ से नाराज़गी तब शुरू हुई जब सऊदी अरब ने इनसे कहा कि आप अपनी फ़ौज यमन भेजें, यमन ना भेजें लेकिन सऊदी अरब भेजें ताकि वो बॉर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अदा कर सके। नवाज शरीफ ने वादा कर लिया। पाकिस्तान जब नवाज शरीफ पहुँचे सऊदी अरब का दौरा करके तो यहाँ आकर देखा तो हालात मुख्तलिफ थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो इनकार उनकी मजबूरी था, वो गलती नहीं थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। गलती इनसे ये हुई कि जब कौमी असम्बली में इस मामले में करारदाद पेश हुई तो नवाज शरीफ से कहा गया कि जो PTI इस करारदाद में एक पैरा का इजाफा कराना चाहती है वो आप मान जाएं ताकि आप एक पेज पर रहेंगे। तो नवाज शरीफ ने वो पैरा करारदाद में शामिल कर लिया और वो करारदाद मंजूर हो गई। वो पैरा सऊदी अरब पर एक खुला अटैक था। सऊदी अरब जैसा उसके बाद उसने नवाज शरीफ को फिर माफ़ नहीं किया। अब बहरहाल सऊदी हुकाम तक भी हकीकत पहुंच गई है कि ये मामला क्या था, पैरा किस तरह शामिल हुआ, वो कौन से लोग थे जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस तरह ख़राब कराना चाहते थे। नवाज शरीफ को टारगेट करते हुए उन्होंने सऊदी अरब को ही टारगेट कर दिया। तो अब सऊदी हुकाम को न सिर्फ ये कि माजी के कुछ बातों को पता चल गया है, बल्कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो अगर सारी दुनिया को पता है तो सऊदी अरब को तो बाकी दुनिया से बढ़कर पता है। ये सऊदी अरब का किस्सा है। कतर का मैं आपको बता चुका हूँ। तुर्की में तैयब उर्दगान की हुकूमत और उनकी पार्टी और उनके वोटर तीनों में नवाज शरीफ का एक किसी न किसी तरह का इम्पैक्ट है, नरम गोशा है। और उर्दगान जो है वो तो खैर नवाज शरीफ से ज़ाती तौर पर भी मोहब्बत करते हैं। तो तुर्की भी सिफारती ज़बान में अपने तसव्वुरात, अपनी पसंद नापसंद और अपने तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों तक पहुँचा चुका है। इसी तरह मामला तुर्की का है, चीन का है। चीन जो है वो CPEC के मामले पर बहुत परेशान है। CPEC का मामला आपको पता है कि वो जब से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई है CPEC अपनी जगह मुंजमद पड़ा है। और ये सब जो खबरें आती हैं कि ये काम हो गया, वो मनसूबा शुरू हो रहा है, ये भी तय हो गया, वो भी तय हो गया, तो ये सारे ज़ाहिर एक लेपअप होती है और कुछ नहीं है। वहाँ CPEC जहाँ था वहीं है और बात आगे नहीं बढ़ रही है। और इस दौरान ट्रंप हुकूमत का भी दबाव रहा। अब जो बाइडन आ गए हैं, देखिए कि ये CPEC पर क्या रवैया अख्तियार करते हैं। आलमी जरीदों में जो रिपोर्टें छपी हैं उनसे तो पता चलता है कि नई अमरीकी हुकूमत भी CPEC के हवाले से पाकिस्तान पर अपना दबाव कायम रखेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि CPEC जो है वो एक ऐसा मनसूबा है जिसमें दोनों मुल्कों का मफाद है। चीन का अपना मफाद है क्योंकि उसको अपने तेल की सप्लाई चाहिए, जो इस वक्त वो उसके जहाज़ बहरा अरब से निकलते हैं, पूरे इंडिया का चक्कर काट कर श्रीलंका के ऊपर से होकर पूरी खलीज बंगाल को अबूर करते हैं, फिर आबनाए मलाका से होकर गुजरते हैं, वहाँ से बहरा जनूबी चीन में दाखिल होते हैं और उसके बाद कहीं जाकर ये कई हज़ार मील का सफ़र जो है, कई हज़ार किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय होता है और फिर तेल चीन की बंदरगाहों पर उतरता है। गवादर के ज़रिए ये तेल तकरीबन 1000 मील के खुश्की के सफ़र के बाद आराम से चीन की रिफाइनरीज में या उनके डिपोज़ में पहुंच जाएगा। चीन का ये मफाद है और पाकिस्तान का ये मफाद है कि चीन जो तेल इंपोर्ट करेगा और जो अपना सामान मसनूआत एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी राहदारी हमें मिलेगी। और सिर्फ राहदारी नहीं बल्कि इस सड़क के ज़रिए से पाकिस्तान भी वस्ती एशिया तक और चीन तक अपना माल पहुंचा सकता है, उसको भी बहुत आसानी हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। यूँ समझिए कि किसी आदमी की तनख्वाह अगर 70,000 है और उसके घर में गुजारा मुश्किल हो रहा है तो अचानक उसकी तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख हो जाए तो वो कितना खुश होगा। तो CPEC अगर बन जाता है तो पाकिस्तान की तनख्वाह जो है, आमदनी जो है वो डबल हो सकती है आगे चलकर, जो इस वक्त खटाई में पड़ गई है। तो ये चीन वगैरह का मसला था। लेकिन नवाज शरीफ के साथ ये सारे मामलात हैं और उनके इस्तेमाल की एक वजह ये है कि दोस्त मुल्क उनकी मदद को अपनी असलूब में एक मदद का अंदाज़ होता है ना, वो इस तरह नहीं कि वो मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ को ले आएँ, बल्कि एक दबाव होता है, एक सिफारती ज़बान होती है, एक सिफारती जेस्चर होते हैं।
वो नवाज़ शरीफ उनके पीछे हैं। तो नवाज़ शरीफ के एतमाद की एक वजह तो ये है, और लेकिन असल वजह जो है वो कुछ और है। वो ये है कि अवामी राय उनके हक़ में साजगार हो रही है। उन्होंने इंतज़ार किया इस वक्त का जब उनका बयानिया लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। अब वो समझते हैं, उनके पास रिपोर्टें हैं, और ये रिपोर्टें ज़ाहिर है मुस्लिम लीगी हलकों की तरफ से नहीं दी गई हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ सफारती चैनल्स के जो तजिए होते हैं वो भी उन तक पहुँचते हैं। तो वो अब कन्विंस हैं कि राय आमा उनके हक़ में इतनी साजगार हो गई है कि वो एक एडवेंचर कर सकते हैं, एक मुहिम जुई कर सकते हैं, एक यानी अगर हम अवामी ज़ुबान में इस्तेमाल करें तो ऐलान जंग कर सकते हैं। अगरचे मुझे इस टर्म से इख्तलाफ है, क्योंकि ऐलान जंग तो का माना तो कुछ और ही निकलता है। ये जंग नहीं, ये सियासी जद्दोजहद है, आइनी हकूक़ की जमहूरी निज़ाम के लिए एक जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद को ऐलान जंग शायराना तौर पर तो कहा जा सकता है, हकीकी मानों में इसके माने कुछ और निकलते हैं, इसलिए मैं इसको जंग नहीं कहता। लेकिन उन्होंने जो भी मार का आराई करने का फ़ैसला किया है, तो उसके पीछे अवामी राय का जो एतमाद है, जो आपको हर जगह नज़र आ रहा है। और मुझे कल एक सहाफ़ी ने बताया जो ज़्यादा फील्ड में रहता है, उसने कहा, वो काफ़ी सीजनड है और मुझसे भी 10 साल पहले के वो मैदान सहाफ़त में है। उसने बताया कि मैंने आज तक किसी हुकूमत को इतना गैर मकबूल होते नहीं देखा, और गैर मकबूल का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। अवाम में इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत के जज्बात हैं वो बयान नहीं किए जा सकते। अवाम की जो नफ़रत है, जो बेजारी है, उसकी रिपोर्टें भी मुतल्लका हलक़ों तक पहुँची हैं। उनको इन सहाफ़ी से या मुझसे या आपसे ज़्यादा इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त अवामी करंट्स क्या चल रही हैं। तो पिछले दिनों जो इजलास होते रहे, उनमें जो खबरें छन छन कर बाहर आती हैं, और ज़ाहिर खबरें ये आ जाती हैं क्योंकि ये कुछ तो खबरें खुद लीक की जाती हैं, और कुछ इस तरह लीक हो जाती हैं कि मिलने जुलने वाले जो होते हैं वो आगे से आगे बात पहुँचा देते हैं। तो उनका खुलासा फिर लोग निकाल लेते हैं कि हाँ, यहाँ मुबालगा हुआ होगा, यहाँ इतनी बात हकीकत हुई होगी। तो खुलासा ये है कि वो इंटरेस्ट रखते हैं अब इस बात में कि जो भी कुछ हुआ है उसे अनडू किया जाए, लेकिन इस तरीके से कि हमारा दबदबा भी कायम रहे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो इस तरह मैदान छोड़ देते हैं तो सवाल दबदबे का है, जो बड़ा नाजुक है। तो इसके लिए वो दरमियानी राह जो है वो निकाल रहे हैं, और वो रास्ता नवाज़ शरीफ को पसंद नहीं आ रहा, वो नवाज़ शरीफ उसे कबूल नहीं कर रहे। वो रास्ता ये है कि एक नई पार्टी बनाकर सियासत में एक मसनूई किस्म की गर्मा गर्मी पैदा करके कौमी असम्बली के अंदर से फेस चेंज कर दिया जाए, और इस तरह सबकी फेस से हो जाए। अवाम का भी कथारसस हो जाएगा, क्योंकि अवाम की बेजारी को ज़ाहिर एक रिलीफ मिलेगा कि ये आदमी चला गया है जिसने हमारी रोटी छीन ली है, हमारे बच्चों की तालीम छीन ली है, और जो हमें ज़िंदा नहीं रहने दे रहा वो चला गया है। तो अवाम, ये एक नेचुरल सी बात है कि अवाम फिर जब अवाम का कथारसस हो जाए तो वो तहरीक में, एजुकेशन की फ़ज़ा में उतना जोश नहीं रहता। जैसा आपने देखा कि भुट्टो का जब तख्ता उलट दिया गया तो ये बड़ा ही गलत काम हुआ। पाकिस्तान में मार्शल लगा जिसने पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया उस दौर के मुकाबले में जिसमें भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को मसाइल से दो चार किया। लेकिन अवाम जो थे वो भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होने पर खुश थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ज़िया-उल हक ने फिर 11 साल हुकूमत की। तो ये एक स्कीम चल रही है। लेकिन अब वक्त इतना बदल गया है और ज़माना इतना आगे चला गया है, तब्दीलियाँ और वाक़यात की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, लोग मैच्योर हो गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, इंफॉर्मेशन का सैलाब है, तज्ज़ियों का सैलाब है, लोग आपस में तबादला ख्याल करते हैं और उन नुकात को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं जो इस माजी में उनके लिए नाकाबिल रसाई थे या उन तक ये बहस पहुँचती नहीं थी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये हल निकाल कर मामला हल करने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे में एक बहरान ख़त्म होकर दूसरा बहरान शुरू हो जाएगा। बहरानों से बचने का रास्ता एक ही है, और वो ये है कि सीधी सीधी ये बात तस्लीम कर ली जाए कि आइन ही बाला दस्त है। बस इसी बात पर मैं अपनी आज की मरूज़ात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।